जय हिंद स्टूडेंट्स, माय नेम इज अश्विनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में लिखें। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब मैकेनिक्स। हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे वो किसका है? मैकेनिक्स का है। मैकेनिक्स जनरली क्या है? अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एक ब्रांच जिसमें हम जो है ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज द मैकेनिक्स। क्या कहते हैं उसको? मैकेनिक्स। सबसे पहला पार्ट मोशन को जो है हम एक तरह से काइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक काइनेमेटिक्स और एक है डायनामिक्स। डायनामिक्स काइनेमेटिक्स कहने का मतलब मोशन विदाउट फोर्स। मोशन विदाउट फोर्स। और डायनेमिक्स कहने का मतलब मोशन विथ फोर्स। मोशन विथ फोर्स। नॉर्मली जो है हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन यदि वह विदाउट फोर्स है तो काइनेमेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और डायनामिक्स जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उसमें फोर्स इंक्लूडेड होगा, यानी फोर्स और मोशन दोनों एक साथ। और यहाँ पर मोशन और द ऑब्जेक्ट विदाउट फोर्स वी स्टडी हियर। आए समझ में? इस तरह से काइनेटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ओके, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में यदि हम बात करें, क्वांटिटीज़ के बारे में, तो स्केलर क्वांटिटीज़ कहने का मतलब हुआ द क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर कहने का मतलब द क्वांटिटीज़ having both magnitude and direction. इसमें जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन। इसमें हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये इसलिए स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, TEMPERATURE, टेम्परेचर, साथ साथ डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, ये सब क्या है? वर्क हो गया, वर्क डन, ये सब क्या है? वेक्टर। ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और वेक्टर में यदि हम बात करें तो सीधे डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी है तो फिर मोमेंटम है तो फोर्स है। इससे पहले एक्सेलरेशन है तो फोर्स है। आए समझ में? टॉर्क हो गया, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। आए समझ में? स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड टॉर्क, इसमें जो होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ हम यदि देखें तो क्वांटिटीज़ में डिस्टेंस, ये इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, डायरेक्शन नेसेसरी नहीं होता है। टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है ना, वर्क डन है, ये क्या है?
ये सब जो हैं ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गया। आए समझ में, वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। उसी तरह से यदि हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी एक तरह से क्या है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसका भी एक डायरेक्शन होता है कि किस डायरेक्शन में जो है हम जो है फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आया समझ में। तो फोर्स का अपना एक यूनिक डायरेक्शन होता है, इसलिए हम इसको थ्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यही फोर्स जो है थ्रस्ट बन जाता है। या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, इन एरिया, देन वह थ्रस्ट बन जाता है फोर्स। आया समझ में। तो इस तरह से स्केलर क्वांटिटीज हो गया और वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। तो बच्चों आप सभी लोग थोड़ा कंसंट्रेटेड माइंड से पढ़िए, क्योंकि अभी जो है माइंड को कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अदर चीज़ों से आप लोग ध्यान हटाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है आपका फोकस हमेशा आपके स्टडी पर रहे, आपके टॉपिक पर रहे। आया समझ में। तो इस तरह से जो है अपना पढ़ाई से फोकस जो है अन्य कामों को कर करके जो है ख़राब करने का काम ना करें। आया समझ में। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे क्वांटिटीज़, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। अब जो हम लोग बात करेंगे कि रेस्ट कहने का मतलब क्या होता है। ऑफ रेस्ट यानी एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, ऑब्जेक्ट जो है गतिमान नहीं है, नॉट मूवेबल, है ना, नॉट मूवेबल, मूवेबल यानी वो क्या है, फिक्स है। एट ए पॉइंट क्या है, वो फिक्स है। एट ए पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज फिक्स, द ऑब्जेक्ट पोजीशन इज फिक्स्ड, ऑब्जेक्ट पोजीशन इज फिक्स्ड। आया समझ में। ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन विथ टाइम, टाइम के साथ यह मोशन में नहीं है। आया समझ में। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है और एक बेंच पर यूं बैठा हुआ है, सिटिंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दैट मैन इज इन रेस्ट। वह किस में है, रेस्ट में है। टाइम हमारा बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, यानी मैन क्या है, वो रेस्ट में है। रेस्ट में कहने का मतलब ही इज सिटिंग, वो बैठ रहा है ना। ही इज नॉट मूविंग हियर एंड देयर। आया समझ में। इट डज नॉट चेंज इट पोजीशन, इसके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैन किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट कहने का मतलब है ना, नो एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, नो एनी चेंज इन इट्स पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि वह रेस्ट में है। आया समझ में, वो रेस्ट में है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहने का मतलब इट इज नॉट मूविंग। आया समझ में, इट इज नॉट मूविंग, यह क्या है, मूविंग नहीं कर रहा है। देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें, है ना, तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स आर पॉइंट साइज इन वन अनदर। एक दूसरे के नज़र में क्या है, सब के सब पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, सब के सब पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन है और ये हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करती है, हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उस वक्त 1000 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसके अंदर ट्रेन क्या है, एक पॉइंट के जैसा बिहेव करता है। आया समझ में, ट्रेन क्या है, एक पॉइंट के जैसा बिहेव करता है। वैसे ही मान लीजिए कि ये क्या हो गया, अर्थ हो गया और ये सन हो गया। तो सन और अर्थ दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सन के नज़र में अर्थ एक क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आया समझ में, क्या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है।
उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति यदि बस में ट्रेवल कर रहा है तो जितना उसके सामने छोटी छोटी वस्तुएं नज़र आएंगी सब क्या है, पॉइंट के जैसा नज़र आएंगे। तो पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के नज़र में जो ऑब्जेक्ट दिखता है एक तरह से उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आए समझ में, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स, यानी मोशन विदाउट फोर्स, मोशन विदाउट फोर्स। आया समझ में, मोशन विदाउट फोर्स पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आप जानते हैं जहां हम बात स्ट्रेट लाइन का कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। इसका मतलब इसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। आए समझ में, मोशन जैसे ये एक्स है, ये एक्स डैश है, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट ए पर है ना, और पॉइंट बी पर मूव कर रहा है, सी पर मूव कर रहा है। आए समझ में, सी पर मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है। आए समझ में, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ओ एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है, बी से सी मूव कर रहा है और सी से डी मूव कर रहा है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक वन डायमेंशन मोशन, इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। और वन डायमेंशनल जो मोशन है ना, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। आया समझ में, तो चाहे वह स्ट्रेट लाइन मोशन, चाहे वह एक्स एक्सिस पर हो सकता है एट एक्स एक्सिस, चाहे वह जो है एट वाई एक्सिस पर हो सकता है। आया समझ में, या इसका मतलब या तो ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर सकता है और नहीं तो ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। आया समझ में, ऑब्जेक्ट या तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा और नहीं तो वर्टिकल मूव करेगा। तो इस तरह से जो है हम मोशन को जो है हम स्ट्रेट लाइन मोशन बताते हैं, यानी वन डायमेंशनल मोशन। आया समझ में, तो मोशन यदि हम देखें तो वन डायमेंशनल भी होता है, टू डायमेंशनल भी होता है और थ्री डायमेंशनल भी होता है। तो मोशन जो है हम तीनों केस में कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत यदि हम देखें, एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर यदि कोई पॉइंट है तो एक्स और वाई ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसा समझ में, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल में मूव कर रहा है। और यदि हम जेड डायरेक्शन में लगा दें तो इसका मतलब ये हुआ कि यह थ्री डायमेंशनल मूव कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग बात करने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन की बात करने वाले हैं। आए समझ में, वन डायमेंशनल मोशन की बात करने वाले हैं, यानी किस तरह से सिर्फ जो है ना वन डायमेंशन में मोशन होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यह जो है ओरिजिन है और ये एक्स डायरेक्शन है। आए समझ में, एक्स डायरेक्शन है। यदि हम ओरिजिन से, दिस इज ओरिजिन, आए समझ में, ओरिजिन से आगे यदि हम एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं इसका मतलब हम पॉजिटिव, यदि हम बैक जाएंगे तो इसका मतलब हुआ नेगेटिव। आया समझ में, इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव। ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन में हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है, आगे जाना है तो प्लस करना है, पीछे जाना है तो माइनस करना है। आया समझ में, पीछे जाना है तो माइनस करना है। लेकिन फिलहाल जो हम लोग बात करने वाले हैं, फिलहाल जो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे मान लेते हैं कि आखिर जो है मोशन का डिफिनीशन कब मिलेगा, तो मोशन का डिफिनीशन कब मिलेगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ द
ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या हो गया? कॉल्ड मोशन। इसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। इसको हम मोशन कहते हैं। चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। उसको हम मोशन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है x1 और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है O। आया समझ में? ऑब्जेक्ट है वो, और t समय में ये क्या हो रहा है? t1 समय में ये x2 पॉइंट पर चला जा रहा है। आया समझ में? t1 समय में ये कहाँ चला जा रहा है? x2 पॉइंट पे चला जा रहा है, और अचानक जो है अगले t2 समय में वो x3 पर क्या है? चला जा रहा है। आया समझ में? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पोजीशन जो है इस ऑब्जेक्ट का A पर है, B पर है और ये C पर है। आया समझ में? तो पोजीशन कैसे चेंज हुआ? इनिशियल पोजीशन वो कहाँ था? इनिशियल, और फाइनली वो कहाँ गया? x3 पर चला गया, फाइनल पोजीशन। आया समझ में? लेकिन यहाँ पर यदि हमको ध्यान से देखें तो पोजीशन किस तरह से चेंज हो रहा है। जब पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का A से B हो जा रहा है तब भी जो है टाइम t1 लग रहा है, और पोजीशन जो है B से C हो रहा है तब भी टाइम जो है लग रहा है, यानी टाइम यहाँ पर t2 लग रहा है। तो यहाँ पर यदि हम गौर से देखें, है समझ में, कि आखिर जो है x1 से x2 हुआ और x2 से x3 हुआ, तो किस तरह से पोजीशन इसका चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है, है समझ में, यहाँ पर ये हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि पाथ लेंथ क्या है। पाथ लेंथ कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? एक पाथ लेंथ है, तो पाथ लेंथ कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है A से C जाने में, है ना, A से C जाने में कितना पाथ लेंथ जो है कवर किया। तो A से B जाने में कितना पाथ जो है लेंथ, पाथ का जो लेंथ है वो कवर करता है। तो यहाँ पर यदि हम गौर से देखें तो जो पाथ लेंथ होगा वो कितना होगा? पाथ लेंथ क्या होगा? AB होगा, और प्लस क्या होगा? BC होगा। यही इसका क्या बनेगा? पाथ लेंथ बनेगा। आया समझ में? यही इसका पाथ लेंथ बनेगा। तो इसी पाथ लेंथ का दूसरा नाम क्या है? डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? एन ऑब्जेक्ट कवर्स द, है ना, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ इन अ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। आया समझ में? तो पाथ लेंथ ही क्या होता है? डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? लेकिन यदि हम यहाँ से बात करें, कि आखिर जो है ना, यदि सिर्फ चेंज इन पोजीशन की बात करते हैं, चेंज इन पोजीशन की बात करें, यदि पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, तो A से C तक चेंज हुआ है, A से C तक चेंज हुआ है। तो चेंज इन पोजीशन की यदि हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? चेंज इन पोजीशन की यदि हम बात करें तो कितना होगा? तो आखिर इनिशियल कितना है और फाइनल कितना है? तो x3 माइनस क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। चेंज इन पोजीशन, इसमें भी टाइम लग रहा है। आया समझ में? x3 माइनस x1। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, अगला पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। है समझ में? ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। एक ऑब्जेक्ट जो है ना, A से C जा रहा है तो 300 किलोमीटर, है समझ में, और फिर B से वापस C आ रहा है तो ये 20, मान लेते हैं ये 200 किलोमीटर है समझ में, 200 किलोमीटर है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है चलना प्रारंभ कर रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है? A to C जा रहा है एंड C to B जा रहा है। तो इस तरह से देखें यदि कि A to C जा रहा है और C to B जा रहा है, वापस A से कहाँ जा रहा है? C तक, C से वापस कितना जा रहा है? B जा रहा है। तो इसका मतलब टोटल पाथ लेंथ यहाँ पे कितना हुआ? टोटल यदि हम पाथ लेंथ की यदि हम बात करें तो टोटल पाथ लेंथ यहाँ पर हो गया आपका 300 और प्लस 200, 100, यानी कितना आ गया? 500 किलोमीटर इसका टोटल पाथ हो गया। आया समझ में? लेकिन यदि हम बात डिस्प्लेसमेंट की करें
आया समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट अच्छा है, जितने वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, आया समझ में, सब 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं। एक होता है इनिशियल पोजीशन, क्या इनिशियल पोजीशन, और दूसरा होता है फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, 2 बातों पर जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन यदि हम ध्यान से देखें तो इनिशियल पोजीशन इसका ये हो गया, अब फाइनल पोजीशन इसका बी हो गया, क्योंकि ए से सी गया है और सी से वापस बी आया हुआ है। आए समझ में? हम बात किसी की कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। आए समझ में? डिस्प्लेसमेंट को एक तरह से हम क्या कहेंगे, मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से यदि हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन पड़ेगा, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, 100 किलोमीटर बनेगा। है समझ में? 100 किलोमीटर बनेगा। तो इस बात को हमको ये ध्यान देना है कि आखिर डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट, आखिर दोनों में क्या अंतर है समझ में? आखिर दोनों में क्या अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। हम 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, है ना, 1 डायमेंशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस की हम बात करेंगे, डिस्टेंस की हम बात करेंगे, आया समझ में, तो ये हो जाएगा टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ हो जाएगा। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट है ना, मिनिमम डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। है समझ में? इसीलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल पाथ लेंथ हो गया, टोटल। तो हम बात कर रहे थे डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। दोनों का जो यूनिट बनेगा वो मीटर बनेगा। आया समझ में? क्या बनेगा, मीटर, क्योंकि दोनों जो है एक तरह से देखें तो ये कवर जो है दोनों यदि एक तरह से देखें तो दोनों पाथ लेंथ ही है, पाथ लेंथ ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम पाथ लेंथ, क्या है, मिनिमम पाथ लेंथ है। इसलिए यदि हम इसका डायमेंशन लिखने का प्रयास करें तो नॉर्मली क्या लिखेंगे, एल, क्योंकि लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, एल होता है। आए समझ में? तो इस तरह से जो है हम डिस्प्लेसमेंट को, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। आए समझ में? यदि ऑब्जेक्ट जो है ए से ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलता है, ए से बी जाता है, और फिर जो है वो क्या करता है कि बाएं मुड़ करके यानी नॉर्थ दिशा में जो है 12 किलोमीटर चला जाता है, सी। अब यहाँ पर यदि हम गौर करें, ऐसा समझ में, यहाँ पर यदि हम गौर करें कि आखिर वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो डिस्टेंस कहने का मतलब हुआ ए से बी जाना और बी से सी जाना, ए से बी जाना और बी से सी जाना, ये डिस्टेंस हो गया, यानी 5 + 12 यानी 17 किलोमीटर। लेकिन वहीं यदि डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें, है ना, डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो डायरेक्ट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल यानी ए टू
सी जाना। अब ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा 25 प्लस 144 यानी 169 यानी 13 किलोमीटर बनेगा। आया समझ में? तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं। दूसरी बात, यदि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन पे, मान लो पॉइंट ए से चलना प्रारंभ कर रहा है, आया समझ में? पॉइंट ए से चलना प्रारंभ कर रहा है और अचानक जो है वो क्या हो जाता है ना, ए से चलना प्रारंभ करता है, फिर वापस यदि पॉइंट पर ए पर यदि आ जाए, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस यदि इसका रेडियस आर है तो 2 पाई आर के क्या होगा, इक्वल होगा। जहाँ से चला यदि वही आ रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो डिस्टेंस इसका कितना होगा 2 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यदि हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट यदि बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। यदि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल से चलता है, कोई अपने इनिशियल पॉइंट से चलता है और वापस यदि इनिशियल पॉइंट पर यदि आ जाता है, तो उसका फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, और दोनों कॉन्साइड कर जाएगा तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आया समझ में? लेकिन वही यदि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है ए से चलता है और एक पॉइंट बी पर क्या करता है, मूव करता है, और वो पॉइंट क्या है, डायमीटर के, है ना, एक एंड पर इनिशियल पॉइंट है और डायमीटर के एक एंड पर फाइनल पॉइंट है। तो इस हिसाब से यदि हम डिस्टेंस यदि देखें तो यह 2r के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सॉरी पाई आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि या तो इधर से चलेगा या तो इधर से चलेगा, तो पाई आर। लेकिन वही यदि डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो इनिशियल से फाइनल, डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल कहने का मतलब इनिशियल यदि a है, फाइनल क्या है b है, तो a से b कितना लग जाएगा 2r। आया समझ में? तो इस तरह से जो है हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम समझ सकते हैं। और भी यदि हम यहाँ से ध्यान से देखें, है ना, कि यदि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यदि इस तरह से मूव कर रहा है, एक स्क्वायर है और इस पर ये मूव कर रहा है, आया समझ में? एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलना प्रारंभ कर रहा है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी, फिर वापस डी से यदि ए आ रहा है, तो यदि मान लो डिस्टेंस यदि हमको इसमें बताना है तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यदि रेक्टेंगल डिस्टेंस यदि बताना हो, वापस ए से यदि ए आना है और जहाँ ए से चल के वापस ए पर आना है, तो ये पूरा जो है डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल भी वही है और फाइनल भी क्या है, वही है। लेकिन वही यदि मान लो कि ए से बी जाना है और बी से सी जाना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, ए सी इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा समझ में? लेकिन ए से सी तक, तो यदि डिस्टेंस बताना हो तो ए से बी जाना और बी से सी जाना। यदि डिस्टेंस यदि यहाँ पर हमको बताना है सेकेंड केस में, कि यदि मान लो सी पॉइंट पर जा रहा है तो ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है, ऐसा समझ में? लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें, ऐसा समझ में, डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा, 0 नहीं बनेगा, AC बनेगा। क्या बनेगा, AC। और इसको पाइथागोरस के हम तौर पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में? तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर हम देखें यदि डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट को यदि हम गौर से देखें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वेरी भी कर सकता है। मान लो वेरी कैसे कर सकता है, तो वेरी ये कर सकता है TQ + T² है ना मीटर, यानी टाइम पर ये वेरी कर सकता है। एक्स कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ये वेरी कर रहा है। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को भी नोटिफाई करते हैं। आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट को भी हम नोटिफाई करते हैं। यदि मान लो कि हमको डिस्प्लेसमेंट यदि निकालना है x t = 2 सेकेंड पर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह जो है ये किसका फंक्शन है, यदि यहाँ पे देखें तो x जो है टाइम का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, टाइम का। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, t = यदि हम 2 रख दें यहाँ पर, तो जो है ये चीज़ हम पता कर सकते हैं कि 2 सेकेंड में कितना जो है कवर डिस्टेंस को कवर करेगा।
तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। है समझ में? तो इस तरह से हम वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट को भी हम प्रदर्शित करते हैं। है समझ में? अब हम बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड। स्पीड क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और यदि हम एवरेज स्पीड की यदि हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन हम कर सकते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। टोटल टाइम टेकन हम कर सकते हैं। आए समझ में? तो एवरेज स्पीड कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि जो है मान लेते हैं कि एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन है और ट्रेन क्या कर रही है कि जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। समझ में? ए से बी के बीच इसका स्पीड जो है मान लेते हैं S1 है, इसका स्पीड S2 है और इसका स्पीड S3 है। ठीक है? और इसके लिए जो है इसके लिए डिस्टेंस D1 तय कर रही है, डिस्टेंस D2 तय कर रही है और ये डिस्टेंस D3 है। समझ में? और इनमें समय लग रहा है T1, T2 और T3। तो इसका मतलब T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D1 अपॉन S1। उस तरह से T2 कितना हो जाएगा, D2 अपॉन S2। इस तरह से T3 कितना हो जाएगा, D3 अपॉन S3 हो जाएगा। है समझ में? और टोटल डिस्टेंस को यदि हम देखें तो D इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3। और टाइम को क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस हिसाब से जो है ना, हमको थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को क्या करना होगा तो गाड़ी की जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो टोटल डिस्टेंस अब बट टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। है समझ में? उसी तरह से हम क्या कहते हैं कि वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी की यदि हम बात करें तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। किससे? v से। और वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कहने का मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। है समझ में? टाइम इंटरवल, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। जैसे मान लो ये पॉइंट x1 है और ये x2 है, तो ये x एक्सिस पर ये मूव कर रहा है। ऐसा समझ में? तो इस तरह से यदि हम दिखाएं तो इसका जो चेंज इन पोजीशन है क्या है, x2 माइनस x1 है। यहाँ पर इसका टाइम t1 है और यहाँ पे टाइम t2 है। तो चेंज टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 माइनस t1, और पोजीशन कितना हो गया, x2 माइनस x1। तो इस तरह से हम ये चेंज इन पोजीशन दिखा सकते हैं, x2 माइनस x1 और टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1। है समझ में? तो चेंज इन पोजीशन है क्या, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। एक बात यदि आप ध्यान से देखें, है ना, तो x2 माइनस यदि x1 यदि ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। यदि x2 माइनस x1 लेस देन 0 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। है समझ में? इस तरह से डिस्टेंस और नेगेटिव हुआ। यदि x2 इज इक्वल टू x1 हो जाए तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है समझ में? ठीक है? इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो चेंज इन पोजीशन बटा टाइम इंटरवल हो सकता है। है समझ में? इसी तरह से तो यहाँ पर हम यदि देखें तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। है समझ में? डेल्टा x बाई डेल्टा टी। और यहीं पर ये हो गया चेंज इन पोजीशन। इसी में होता है एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। है समझ में? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब हुआ कि आप जो वेलोसिटी जो हम लिए हैं डेल x बाई डेल टी जो आया हुआ है, इसी में यदि हम डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दें, लिमिट ले लें, तो यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा dv बाई dx बाई dt बन जाएगा। आया समझ में? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx बाई dt। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होता है। आया समझ में? इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होता है। तो उसमें भी जो है हम क्या करते हैं, पोजीशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। मान लेते हैं s यदि पोजीशन है तो ds बाई dt ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। s यदि डिस्टेंस है, ऐसा समझ में, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। ऐसा समझ में? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है,
तो dx बाई डी टी, dx बाई डी टी यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? तो x यदि पोजीशन है, याद रखें, x यदि पोजीशन है तो dx बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। है समझ में? इसी तरह से यदि दोबारा यदि हम इसको डबल कर दें तो इसको हम dv बाई डी टी, यानी हम इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना ज़रूरी है ना, कि आखिर जो है जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी की यदि हम बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी की यदि हम बात करें तो ये क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड बनेगा? क्योंकि ऐसा यूनिट यानी पोजीशन किस में होता है? मीटर में, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी। ऐसा समझ में? तो dx किस में हो गया? मीटर में, और टाइम किस में हो गया? सेकंड में। तो क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड बनेगा वेलोसिटी। ऐसा समझ में? अब देखो, वेलोसिटी जो होता है जनरली दो प्रकार का होता है। टू टाइप्स का वेलोसिटी हम जो है कंसिडर करते हैं। जब ऑब्जेक्ट इनिशियली में स्टार्ट करता है, मान लो ए पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी एक वेलोसिटी होगी, तो इसकी वेलोसिटी मान लो u हो गई, और आफ्टर टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है। तो ये t1 पर है और ये t2 पर है। तो t1 पर इसको हम कौन सा वेलोसिटी मानेंगे? इनिशियल। कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। आया समझ में? और t2 पर इसको कौन सा वेलोसिटी मानेंगे? फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। आया समझ में? फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है। तो इसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी की यदि हम बात करें तो इनिशियल माइनस फाइनल, यानी v माइनस क्या हो जाएगा? u, v माइनस u, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v माइनस u हो जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हम क्या बता सकते हैं? तो रेट जहां निकालेंगे ना, यानी v माइनस यू अब बाई टी। टी क्या है? तो t2 माइनस t1, इसके बीच का टाइम क्या लग रहा है? t। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसी का नाम क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को किसे दिखाते हैं? a से दिखाते हैं। तो वही एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या बनेगा? v माइनस यू बाई टी बनेगा। ऐसा समझ में? तो इस तरह से जो है हम एक्सेलरेशन को डिफाइन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? टाइम के अकॉर्डिंग यदि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है। यदि मान लो कि अचानक इसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी 20 मीटर पर सेकेंड अचानक हो जाता है, तो टाइम तो कुछ तो लगा होगा ना, मान लो 2 सेकेंड लगा है, तो एक्सेलरेशन कितना बनेगा? तो चेंज इन वेलोसिटी 10 और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर भी ये बात ध्यान देना जरूरी है। क्या? यहाँ पर भी ये बात जो है ध्यान देना जरूरी है कि यदि v माइनस यू, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन यदि v माइनस यू यदि नेगेटिव हो जाए तो इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, और एक्सेलरेशन जब डिक्रीज करता है तो उसी का नाम क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। क्या होता है? रिटार्डेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड क्या हो रही है? घट रही है। उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी पर ब्रेक लगाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? धीरे धीरे जीरो की तरफ चली जाती है। गाड़ी जब रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इस समय जो गाड़ी है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन में है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह से रिटार्डेशन कहते हैं। गाड़ी मंदित हो रही है, रिटार्ड कर रही है। और गाड़ी जब त्वरित हो रही है यानी एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ से यदि ग्राफ के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, ग्राफ के अकॉर्डिंग, ऐसा समझ में? ग्राफ के अकॉर्डिंग यदि हम देखें ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ग्राफ इसका क्या बनेगा? ग्राफ इसका क्या बनेगा? ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। ऐसा समझ में? यदि जो है वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है। और यदि वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन दे रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। यदि वहीं जो है, यदि टाइम के अकॉर्डिंग यदि वेलोसिटी उसकी
डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ए क्या है, लेस देन 0। और इसी के केस में क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, यानी गाड़ी रिटार्ड कर रहा है। और इसका मतलब ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सॉरी यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। आया समझ में, एक्सेलरेशन क्या बन गया यहाँ, 0, क्योंकि यह इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है और चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। जबकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन का होने का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ का होने का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है। तो ये रिटार्डेशन हो गया, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। है समझ में। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है क्या है, v माइनस यू बाई टी है। एक तरह से एक्सेलरेशन, एक तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। यदि हम इसमें लिमिट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, डेल v बाई डेल टी, यानी डेल टी टेंस यदि हम 0 कर दें तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा dv बाई dt बन जाएगा। जैसा कि हमने देखा v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, वैसे ही एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा, dv बाई dt। इसको बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इसको कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस, यानी जो चेंज है ना, जो dx है, जो dv है, इसको हम क्या कह सकते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज इनको कह सकते हैं। बहुत ही मतलब स्मॉल चेंज इसको कहा जा सकता है, स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज कहने का मतलब बहुत ही कम समय में, यानी डेल टी टेंस टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत कम समय में जो है ना कितना परिवर्तन हो, बहुत कम चेंज होगा, इसीलिए इसको स्मॉल चेंज यानी इंस्टेंटेनियस चेंज के नाम से इंस्टेंटेनियस के नाम से इसको जानते हैं। आया समझ में। तो इस तरह से v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन हम जो है कंसिडर करते हैं। आया समझ में। यदि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन देखा जाए, है ना, तो ये क्या बनेगा, एक्सेलरेशन यानी कहने का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर यानी सेकेंड, यानी ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। यदि इसका डायमेंशन आप निकालें, डायमेंशन फार्मूला, तो एल यानी लेंथ एक बार यूज हुआ है, टाइम 2 टाइम्स यूज हुआ है, तो -2 हो जाएगा। एल टी -2, एम नहीं है तो 0 हो जाएगा। ऐसा समझ में। इस तरह से जो है हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि x क्या है, पोजीशन है, क्या है, पोजीशन हो गया। डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। ऐसा समझ में। यदि यही हम डी वी बाई डी टी करें तो इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ऐसा समझ में, एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसा समझ में। यानी ए को हम लिख सकते हैं एक तरह से डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, है ना, पोजीशन एक्स, पोजीशन एक्स। और इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। क्या, फर्स्ट ऑर्डर। ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। यानी फर्स्ट ऑर्डर में क्या मिलेगा हमको, यदि पोजीशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी, और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। आए समझ में, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ नोट आउट मैं कर दूं, यदि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होगा। ऐसा समझ में, क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन,
यदि हम इक्वेशन ऑफ मोशन की यदि हम बात करें तो ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 कौन कौन होता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस होता है समझ में। ये 3 गो इक्वेशन होता है, थ्री इक्वेशन ये 3 इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने होते हैं, 3, 1 2 होता है और ये 3 होता है, 1 2 और 3। अब देखो यदि हम ध्यान से देखें तो इसका जो प्रूफ है वो क्या है, ये यदि v एवरेज यदि निकालना चाहें इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, है समझ में। तो यहाँ जो है u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है समझ में। u और v फाइनल वेलोसिटी हो गया, तो u प्लस वी बाई 2 और u बाई v हो गया, u भी हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है समझ में। t क्या है, टाइम है। तो यहाँ से v एवरेज यदि निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, यहाँ से निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी, है समझ में। एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्लियर रहने चाहिए। यदि मान लीजिए कि आप ग्रेविटी के सेंस में यदि आप यूज कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ACC एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यदि हम बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम g से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है समझ में। ये वह एक्सेलरेशन है जब ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर, जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यदि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अर्थ क्या करती है कि उस पर एक फोर्स जनरेट करती है। तो अर्थ के फोर्स के द्वारा जो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि इक्वेशन ऑफ मोशन को अंडर ग्रेविटी की यदि हम बात करते हैं, है समझ में, अंडर ग्रेविटी बात जहाँ करेंगे इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अच्छा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस वक्त जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, है समझ में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो इस तरह से जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो g की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं कब, जब ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तब, और नेगेटिव कब लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तब, ये अपवर्ड में और ये डाउनवर्ड में। तो इस तरह से डाउनवर्ड में, तो इस तरह से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो चेंज होके कितना हो जाएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में यही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये बन जाएगा u प्लस माइनस जी टी, प्लस किसके लिए, अपवर्ड के लिए, माइनस किसके लिए, डाउनवर्ड के लिए। उसी तरह से अब ये s जो है ना h में कन्वर्ट हो जाएगा, s कहने का मतलब वर्टिकल होगा तो हाइट मेजर करेंगे, तो इस हिसाब से ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh हो जाएगा, है समझ में। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंसीडर करते हैं। यदि मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में यदि हम फेंक रहे हैं तो उस वक्त जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो फेंकेंगे तो जिस स्पीड से फेंकेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, लेकिन फाइनल वेलोसिटी एट ए टाइम जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो और इनिशियल वेलोसिटी यू। लेकिन अचानक कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उस वक्त जो है क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट जब वहाँ से नीचे की ओर चलेगा तो अर्थ के ग्रेविटेशन के अनुसार उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब बढ़ती चली जाएगी तो वहाँ पर h की जो वैल्यू निकालेंगे वो v स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा,
2g बनेगा। आया समझ में? v²/2g बनेगा। तो यहाँ से जो है हम एक तरह से इसको समझ सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी हम इस चीज को समझ सकते हैं। आया समझ में? चलिए तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा। अच्छा, यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन यदि वेक्टर फॉर्म में सपोज दैट दिया है, कोई पोजीशन दे दिया x = 2² प्लस 3tq j, i j के फॉर्म में दे दिया। तो यहाँ से यदि मान लो कि यदि हमको वेलोसिटी निकालना है dx/dt, है समझ में, तो वही कंडीशन लगेगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा 4t i के कंपोनेंट और ये 3 3 जा 9 t² j के कंपोनेंट में ही रहेगा। लेकिन ये हो गया वेलोसिटी। यदि एक्सेलरेशन यदि हम निकालना चाहते हैं तो dv क्या बनेगा dt। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा 4 i कंपोनेंट और ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 t j कंपोनेंट हो जाएगा। ऐसा समझ में? यदि ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है ना, i j के फॉर्म में यदि पोजीशन दे रखा है, तब भी हमारा काम वही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है हम ये क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से जो है हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। आए समझ में? और वेलोसिटी यदि हमको जिस टाइम पर निकालना हो, टाइम रख दीजिए, और जिस टाइम पर हमको निकालना हो उस पर एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पर एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और होता है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ, जब हमको पोजीशन दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो इस तरह से यदि ग्राफ होगा ना, इसका मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0। और यदि यही जो है ग्राफ ऐसे दिया हो तो इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन लेस देन 0। आया समझ में? तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ करने का मतलब ये हुआ, यदि ग्राफ ऐसे है इसका मतलब एक्सेलरेशन लेस देन 0, ग्राफ ऐसे है इसका मतलब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। चलिए बात करने वाले हैं जरा हम यूनिफॉर्म के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, है समझ में? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है समझ में? तो जहाँ यूनिफॉर्म की बात आ गई, तो यूनिफॉर्म कहने का मतलब हुआ ना इक्वल डिस्टेंस, अच्छा है, डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है समझ में? इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है समझ में? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि डिस्टेंस भी है, इक्वल डिस्टेंस यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। है समझ में? और इसी से हमको निकल के आता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या निकल के आता है? यूनिफॉर्म स्पीड निकल के आता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये टाइम है, ये पोजीशन है, यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का है। किसका है? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। ऐसा समझ में? क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जब कवर होगा 2 4 6 में, यदि मान लीजिए कि 5 10 और 8, 5 10 और 15, तो यहाँ 2 यहाँ ओरिजिन हो गया, 2 सेकंड में 5, फिर अगले 2 सेकंड में 5, यहाँ पे देख सकते हैं 10 और में से 5 माइनस कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा समझ में? और इस तरह का जो मोशन होता है ना, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऐसा समझ में? इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल, हम एक तरह इसको हम यूनिफॉर्म उस स्पीड बोल सकते हैं। आया समझ में? उसी तरह से क्या होता है? इक्वल यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। आया समझ में? इक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल सकते हैं? इक्वल डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि ऑब्जेक्ट इस तरह से कवर कर रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। आया समझ में?
उसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसा समझ में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या हुआ है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब हुआ चेंज इन इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बनेगा? जब मान लो कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ऐसा समझ में, यदि दोनों के बीच का ग्राफ यदि स्ट्रेट हो जाए, ऐसा समझ में, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी यदि चेंज हो रहा है, मान लो 2 है, ये 4 सेकेंड पर है, ये 6 सेकेंड पर है, तो इस तरह से मान लो चेंज हो रहा है, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, तो इस वक्त जो है ना हम इसको कहेंगे कि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 भी है, लेकिन यह यूनिफॉर्म भी है। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आए समझ में? इस तरह से जो है हम एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म बनाते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म कहने का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आया समझ में? जहां यूनिफॉर्म की बात आएगी हमेशा उसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा।